दोस्तों 2014 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी के नेतृत्व में मोदी जी ने एक बड़ी जीत हासिल की। देश की आम जनता ने मोदी जी को एक नया नेता चुना क्योंकि वो एक नई उम्मीद और एक नए भारत का सपना लेकर आए थे। दोस्तों मोदी जी ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक काल्पनिक नेता के रूप में दिखाया और उन्होंने ये भी कह दिया था कि मुझ में देश को आगे ले जाने की ताकत है। दोस्तों उनका उभरता हुआ चेहरा उनके एम्बिशियस प्लान के साथ और भी मजबूत होता गया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान जैसे बड़े इनिशिएटिव्स ने देश के आगे बढ़ने की सोच को प्रदर्शित किया। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ये चेहरा सिर्फ बाहर से ही चमक रहा था या इसके पीछे कुछ और भी था। दोस्तों मोदी जी के राजनीतिक सफर का एक बड़ा हिस्सा उनके वादों और जुमलों पर टिका हुआ है। 2014 के इलेक्शन के दौरान मोदी जी ने कई बड़े वादे किए जो लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने के लिए काफी थे। उन्होंने अच्छे दिन का नारा दिया जो हर भारतवासी के दिल और जुबान पर छा गया। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी तो नजर ही अच्छे दिन नहीं आ रहे। अच्छे दिनों के इंतजार करते करते किसानों के आंसू आ गए। अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे, अब 1 साल हो गया, अभी तक हुआ ही नहीं। मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वादा था 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में डालने का। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। जनता ने इस बात पर भरोसा किया, लेकिन जब ये पूछा गया तो बीजेपी के एक नेता अमित शाह ने इसको एक चुनावी जुमला कहकर खारिज कर दिया। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। जो सपना गरीब जनता को दिखाया गया था वो सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया था। दोस्तों नोटबंदी का फैसला भी इन्हीं जुमलों की राजनीति का एक हिस्सा था। मोदी जी ने कहा कि इससे कालाधन कम होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए। लेकिन आज हम देखते हैं कि देश में नोटबंदी के बाद भी कालाधन वैसा का वैसा ही है और देश के कई हिस्से इस नोटबंदी के फैसले से तो उभर ही नहीं पाए। इसके बाद जीएसटी को भी लागू किया गया। जीएसटी को एक बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में पेश किया गया जिससे बिजनेस और ट्रेड में सुविधाएं मिलनी थी। जीएसटी हैज बीन पास्ड। This is expected to be implemented in 2017. लेकिन छोटे व्यापारी और उनके धंधे इस जीएसटी के कॉम्प्लिकेशन से परेशान हो गए। वन नेशन वन टैक्स का जुमला भी एक छोटे व्यापारियों के लिए सरदर्द बन चुका है। दोस्तों मोदी जी के किए गए वादों में एक सबसे बड़ा वादा था देश के युवा को 2 करोड़ नौकरियां देना। लेकिन आज की हकीकत यह है कि मोदी जी की सरकार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हर साल भारत में लाखों नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन ये मोदी जी का जुमला अब तक सुनाई देता है। मोदी सरकार के शुरुआती दिनों में देश को नए आर्थिक रिफॉर्म्स का वादा दिया गया था, लेकिन दोस्तों आज ये भी जरूरी है कि हम इनकी सच्चाई से आलोचना करें। देश की आर्थिक नीति का सबसे बड़ा मुद्दा था नोटबंदी। मोदी जी ने इस फैसले को कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जबरदस्त प्रहार बताया। लेकिन क्या आपको पता है नोटबंदी के बाद देश में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी थी और छोटी इंडस्ट्रीज बंद होने लगी थी। नोटबंदी के बाद भारत के जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों भारत की गरीबी पर भी मोदी सरकार ने कई प्रॉमिसेस किए, लेकिन असल में गरीबी कम होने के बजाय और बढ़ती गई है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में गरीबों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा है और कोरोना महामारी के बाद तो ये और भी बढ़ गई है। गरीबों के लिए काफी स्कीम्स अनाउंस की गयी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमी के कारण ये सारी स्कीम्स जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। दोस्तों मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन गरीबी और बेरोजगारी के मामले में ये असली विकास अभी तक दूर है। भारत के कई हिस्से अभी विकास से दूर हैं और गरीब अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों मोदी जी की आर्थिक नीति ने बड़े वादे किए, लेकिन इनके असर गरीबी और बेरोजगारी के रूप में हर एक भारतवासी महसूस कर रहे हैं। मोदी जी के शासन का एक और बड़ा पहलू है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सवाल ये है कि क्या आज भी हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं या फिर देश एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से देश में अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे एंटी नेशनल या फिर देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है और उसको चुप करा दिया जाता है। मीडिया जो लोकतंत्र का एक छोटा स्तंभ माना जाता है, आज मोदी सरकार ने उसे भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। देश के बड़े न्यूज चैनल्स और मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एक ही नैरेटिव दिखा रहे हैं
जो सरकार के पक्ष में होता है। दोस्तों, मीडिया पर सरकार का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि सच को रिपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। जो भी जर्नलिस्ट मोदी जी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें स्लाइड लाइन कर दिया जाता है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, ओपोजिशन पार्टीज को भी अपनी आवाज उठाने का पूरा मौका नहीं दिया जाता। जब जब मोदी सरकार की पॉलिसीज का विरोध होता है तब तब उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। भारतीय लोकतंत्र में हर एक पार्टी का अपना एक स्पेस होता है, लेकिन आज ओपोजिशन को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। जितने भी बड़े लीडर्स मोदी जी को ओपनली चैलेंज करते हैं या तो उन पर झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं या फिर उनको एंटी नेशनल कहकर चुप करा दिया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार के दौरान कुछ ऐसे लॉज भी लाए गए हैं जो जनता के बेसिक राइट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे CAA और NRC का मुद्दा, जिसमें देश को रिलीजन के नाम पर बांटने की कोशिश की गई। देश में अगर कोई भी प्रोटेस्ट मोदी सरकार के खिलाफ किया जाता है तो उसमें पुलिस का दुरुपयोग करके उनको अंदर करवा दिया जाता है। ना ही उनकी आवाज सुनी जाती है बल्कि उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक होता है, लेकिन आज जो लोग सरकार का विरोध करते हैं उनको सीधा देशद्रोही कह दिया जाता है। और दोस्तों, सिर्फ अपोजिशन या मीडिया ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी और कॉमन सिटीजन्स भी इस दबाव को महसूस कर रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ अपने विचार रखते हैं उन्हें ट्रोलिंग, थ्रेट्स और कभी कभी तो जेल तक का सामना करना पड़ जाता है। क्या ये एक आजाद देश के लक्षण हैं, जहां सरकार अपनी सत्ता के विचारों पर ही पाबंदी लगा देती है? दोस्तों, मोदी जी के शासन में देश के सामाजिक ढांचे को बांटने की कोशिश की गई है। डिवाइड एंड रूल का ये पुराना सूत्र आज भी यूज किया जा रहा है, जिससे देश की जनता को एक दूसरे से अलग किया जाता है। ये स्ट्रेटेजी न सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है बल्कि लोगों के बीच नफरत को बढ़ावा देने के लिए भी है। मोदी जी ने इलेक्शन कैंपेन्स में अक्सर ये कहकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने की कोशिश की है कि हम और वो। ये काम कभी रिलीजन, कभी कास्ट, कभी इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर किया जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी देश के सामाजिक ढांचे को और भी ज्यादा जालिम बना रही है और हम ये देख ही रहे हैं कि इस तरह की राजनीति देश के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच का यूज किया जा रहा है। लोगों के बीच एक नफरत पैदा करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है, जिससे लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। दोस्तों, हम सबको मिलकर इस बांटने की राजनीति को समझना होगा और अपने देश को एक साथ लेकर चलना होगा। एक सच्चा लोकतंत्र जब ही मजबूत हो सकता है जब नागरिक एक दूसरे के साथ मिलकर चले, बिना किसी नफरत और विभाजन के। आखिर में यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस नफरत के चक्रव्यूह से बाहर निकलें और देश की एकता को बनाए रखें, क्योंकि देश की तरक्की सिर्फ तभी संभव है जब हम सब एक साथ हों, एक हों। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके हमको बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।